हाँ मित्रों नमस्कार। आज हम कल से आगे गुप्त पीरियड की जो टॉपिक पढ़ा रहे थे उसको आगे ले चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमने आपको गुप्त शासकों के विषय में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और अश्वनगुप्त जो प्रमुख हमारे शासक थे इसके विषय में अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। इसमें जो लास्ट के शासक हमारे हैं उनका सिर्फ आप क्रम याद रखिएगा कि किस क्रम में वो सब आए हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्वेश्चन पूछने की संभावना वहाँ से नहीं बनती, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा बोझिल देने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। तो आपको मैंने बताया था कि इसके बाद जो अश्वनगुप्त के बाद जो मेरे शासक आते हैं वो कुरुगुप्त है। कुरुगुप्त के बाद आपका कुमारगुप्त द्वितीय, फिर आपका बुधगुप्त, बुधगुप्त के बाद आपका वैन्यगुप्त, वैन्यगुप्त के बाद भानुगुप्त, भानुगुप्त के बाद आपके नरसिंहगुप्त बालादित्य, नरसिंहगुप्त बाला, और फिर इसके बाद आपके कुमारगुप्त तृतीय, और लास्ट जो शासक हमारे आते हैं वो विष्णुगुप्त, ठीक है। आप इन शासकों का सिर्फ क्रम जानिएगा और इसमें से इसके विषय में भानुगुप्त के विषय में थोड़ी सी जानकारी आप रखिएगा। भानुगुप्त इसी के शासनकाल में हमें 510 ईस्वी में प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जिसको कह सकते हैं, अभिलेखीय साक्ष्य किसका? सती प्रथा का, सती प्रथा का। कहाँ अभिलेख मिला है? एरड़ अभिलेख, एरड़ अभिलेख। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है, ठीक है। इसमें भानुगुप्त के मित्र रहते हैं गोपराज। इनका जो मित्र है उसका नाम क्या था? गोपराज। युद्ध में ये मारा जाता है और इसी की पत्नी जो है सती हो जाती हैं और अपने प्राणों की आहुति देती हैं। तो आपको इसमें ध्यान क्या देना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति था जो मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो वो भानुगुप्त शासक था, उसका जो सेनापति गोपराज था, और इसकी मृत्यु होती है, इसकी पत्नी आत्मदाह कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है सती के रूप में, ठीक है। और इसका अभिलेखीय साक्ष्य हमें कब का मिला है? 510 ईस्वी का। और कौन सा स्थान है? एरड़ स्थान है, यहाँ से प्राप्त होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपका है। यहाँ ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, कई बार रिपीट किया जा चुका है, इसलिए इस पे ध्यान काफ़ी रखिएगा, ठीक है। बस, और इसका क्रम तो आपके पूरे गुप्त शासकों का सब कुछ लेखा जोखा हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया है। अब हम आते हैं गुप्तों की राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और कलात्मक जो चीज़ें हैं, ठीक है, इन सब के विषय में जो चर्चाएं जो महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि क्या है। तो पहली बात तो गुप्त साम्राज्य। हमने देखा है कि मौर्य साम्राज्य के बाद एक विशाल जो साम्राज्य मौर्य शासकों का था और जिसमें केंद्रीकरण की भावना अत्यधिक थी, अत्यधिक केंद्रीकृत साम्राज्य था। उसके बाद से मौर्योत्तर काल में हम देखते हैं, मौर्योत्तर काल में पूरा भारत कई टुकड़ों में बट गया होता है। यूनानी इधर हमारे शक आते हैं, जो शुंग वंश आता है, कर्ण वंश आता है, और उधर यूनानी आक्रमण शुरू हो जाता है। यूनानी के बाद आपके शक आ जाते हैं, पल्लव आ जाते हैं, कुषाण आ जाते हैं।
तो कई भागों में बढ़ जाता है, नीचे सातवाहन वंश आता है। इस तरीके से मौर्योत्तर में भी विकेंद्रीकरण हमको दिखाई देता है। यहाँ पर भी हमको विकेंद्रीकरण का रूप ही प्रशासन में दिखाई देता है। तो हम जो प्रशासनिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्थितियों पे चर्चा करेंगे, राजनैतिक प्लस प्रशासनिक, इन दोनों कंडीशन में मौर्य साम्राज्य जैसी केंद्रीकरण का साम्राज्य यहाँ हमको दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है। और विकेंद्रीकरण की भावना यहाँ है। यहाँ भी हमारा जो है, पहले हम देखिए साम्राज्य को देख लेते हैं। अगर ये मेरा, ठीक है, ये हमारा अगर या बहुत बड़े उसमें बना दें, अगर ये पूरा साम्राज्य मेरा है, गुप्त साम्राज्य, ठीक है, इसी के अंदर आपके प्रांतों में बटा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये प्रांत बटे हुए हैं, एक प्रांत बटे हुए हैं, ठीक। अब प्रांतों के अंदर ही आपके जिले हैं, ठीक। प्रांतों के अंदर क्या है आपका जिला, जिला हो, ये मेरा क्या हो गया प्रांत, ठीक। प्रांतों को कहा क्या जाता था, प्रांतों को नाम दिया जाता था देश ऑब्लिक प्रदेश, ठीक। देश ऑब्लिक प्रदेश। और भुक्ति, एक नाम है उसका भुक्ति और एक नाम है भोग, ये प्रांतों के नाम थे। कहाँ पर, गुप्त साम्राज्य में। देश या प्रदेश कहा जाता था, इसको भुक्ति भी कहा जाता था और भोग भी कहा जाता था, ठीक है। और साम्राज्य का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था, सम्राट होता था, सम्राट होता था। इसके महत्वपूर्ण मंत्री या सचिव, मंत्री को मंत्रिण कहा जाता था और सचिव, ये दोनों की सहायता से ये अपना साम्राज्य संचालित करता था, संचालित करता था। जो इसके साम्राज्य के बड़े अधिकारी होते थे उन्हें कुमारामात्य कुमारामात्य कहलाते थे साम्राज्य के अधिकारी। जैसे आजकल का आईएएस वर्ग है, ठीक है, वही आईएएस वर्ग यहाँ पर क्या कहलाता था, साम्राज्य का कुमारामात्य, कुमारा, ठीक। और ये क्या है, सम्राट या मंत्रियों की सहायता से ऑब्लिक सचिवों की सहायता से अपनी शासन व्यवस्था को संचालित करता था, ठीक है। और इसी कुमारामात्य से ही हमारे मंत्री और सचिव का चयन किया जाता था, सिलेक्शन किया जाता था यहाँ, ठीक है। अब सम्राट सर्वोपरि होता था, न्याय का, दंड का, ठीक है, प्रशासनिक का सबसे बड़ा अधिकारी हमारा सम्राट होता था। सम्राट में यहाँ हमने देखा है कि सम्राट एक बहुत बड़ी बड़ी उपाधियाँ धारण करते थे, जैसे महाराजाधिराज, ठीक है, चक्रवर्ती, एकाधिराज, ठीक है, परम भट्टारक, ये सब उपाधियाँ थी। ये सब उपाधियाँ ये इंगित भी करती हैं कि कहीं ना कहीं हमारी ये दैवी उपाधियाँ, इसको कहते हैं कि दैवी शक्ति से हम संचालित होते थे। कहते थे कि यहाँ का सम्राट जो है वो दैवी या देवताओं का प्रतिनिधि करता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जनता एक तरीके से उसको अपने उसमें बांधने का एक प्रकार था इनका कि हम दैवी अगर नाम ले लेंगे तो हमारी जनता हमसे जुड़ी रहेगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सम्राट की महत्वपूर्ण उपाधियाँ क्या थी,
महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, एकाधिराज, एकराट, ठीक है, ये सब उपाधियां सम्राट की थी। और यह सम्राट जो है सचिवों, कुमारामात्य इनके जो प्रमुख अधिकारी थे, और उसमें से मंत्रियों और सचिवों की सहायता से अपने साम्राज्य का शासन व्यवस्था संचालित करता था। इस समय के जो प्रमुख हमारे विभाग उसके थे, जैसे भारी भरकम विभाग हमको मौर्य साम्राज्य में दिखाई देता है, जिसमें 18 तीर्थ की बात आती है, 18 महामात्य की बात आती है, जिसमें मंत्री है, पुरोहित है, सेनापति है, युवराज है, सेनानी है, दंडपाल है और अंतपाल है। इस तरीके से काफ़ी 18 मंत्रियों की बात यहाँ आती है। उसी तरीके से इतना बड़ा मतलब अधिकारियों का वर्ग यहाँ दिखाई नहीं देता। यहाँ मुख्य मुख्य अधिकारी कौन कौन है ज़रा देख लें आप कि पहला एक केंद्र में, केंद्र स्तर का जो प्रमुख अधिकारी है वो एक महत्वपूर्ण अधिकारी है, महासंधि विग्राहिक। संधि विग्राहिक, यह नाम आप जरा देखिए, महासंधि विग्राहिक। इसी को युद्ध और शांति का मंत्री भी कहा गया, युद्ध प्लस शांति, ठीक है। यह विभाग देखता था कौन, महासंधि विग्राहिक। इसके साथ साथ दूसरा देखिए, महाबलाधिकृत, बलाधिकृत, यह सेनापति होता था, सेनापति होता था, ठीक है। ये नेक्स्ट आप देखिए, महादंड नायक, महादंड नायक, यह क्या होता था, न्यायाधीश होता था, न्यायाधीश होता था, ठीक। इसके साथ साथ दंडपाशिक, दंडपाशिक, यह पुलिस विभाग का प्रमुख होता था, पुलिस प्रमुख, ठीक। अब हम यहाँ आपको इंगित कर दे रहे हैं, विनय स्थित स्थापक, विनय स्थित स्थापक, यह किसका था, धर्म, ठीक है, प्लस शिक्षा का प्रमुख था। एक होता था महाक्षपटलिक, महाक्षपटलिक, यह लेखा प्रमुख लेखाकार होता था, प्रमुख लेखाकार, ठीक है। अब देखिए, महासंधि विग्राहिक, युद्ध और शांति का मंत्री, महाबलाधिकृत, सेनापति का कार्य करता था, महादंडनायक, न्यायाधीश होता था, दंडपाशिक, पुलिस विभाग का प्रमुख होता था, विनय स्थित स्थापक, धर्म और शिक्षा का प्रमुख होता था, महाक्षपटलिक, प्रमुख लेखाकार होता था। ये प्रमुख आपके अधिकारी थे जो केंद्रीय स्तर पर गुप्त साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे, ठीक है। उसके बाद आप उसको देख लीजिए, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप इसको नोट भी कर लीजिए। कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में या मुझसे बात करके बता दें अगर कोई समस्या हो तो। जी अभिलाषा जी। जी सर। हमको ठीक दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है ठीक से? हाँ सर, थोड़ा छोटा है यार। छोटा है? हाँ सर, वो 2nd 3rd नंबर वाला थोड़ा एक बार पढ़ दीजिए। यहाँ पर जी सर, जी। महाबलाधिकृत, और इसके बाद महादंडनायक, फिर उसके बाद दंडपाशिक, महाबलाधिकृत वो सेनापति है, महादंडनायक न्यायाधीश है, दंडपाशिक पुलिस प्रमुख है, विनय स्थित स्थापक
धर्म और शिक्षा का प्रमुख, महाक्षपटलिक प्रमुख लेखाकार, ठीक है। रूपम जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो गया? चलिए, ये हमारे प्रमुख केंद्र स्तर पर अधिकारी रहे। इसके बाद ठीक है, सेंट्रल लेवल पे हमने देख लिया साम्राज्य के स्तर पर। अब प्रांत के स्तर पर आते हैं। प्रांत साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया गया था। प्रांत को देश या प्रदेश, भुक्त या भोग कहा जाता था। अब जरा देखिए कि भुक्ति क्या होता था। भुक्ति जो सीमांत प्रदेश रहते थे, जो सीमा के अंत पर प्रदेश रहते थे, सीमांत प्रदेश, उसको भुक्ति कहा जाता था। सीमांत प्रदेश जो रहता था, सीमा है, ठीक है, जो सेंट्रल में है, वहाँ का क्षेत्र छोड़ के, वहाँ के प्रांतों को छोड़कर जो अंतिम स्टेज पर, मतलब सीमा के अंतिम वो वहाँ पर जो स्थित रहते थे, उसको भुक्ति कहा जाता था। और इसके जो शासक रहते थे उसे गोप्ता कहा जाता था। गोप्ता, ठीक है, यानी कि सीमांत प्रदेशों के जो शासक है वो क्या कहलाते थे? गोप्ता कहलाते थे। और अन्य प्रदेशों के शासक क्या कहलाते थे? उपरिक कहलाते थे। उपरिक, इसको उपरिक महाराज भी कहा गया है। उपरिक महा, ठीक है। तो दो प्रदेशों के दो प्रकार के शासक हैं, एक उपरिक और दूसरे गोप्ता। गोप्ता जो सीमांत प्रदेश होते हैं उनके शासक गोप्ता कहलाते हैं, और जो अन्य क्षेत्रीय रहते हैं, प्रदेश रहते थे, उनके शासक उपरिक या उपरिक महाराज कहलाते थे। ठीक है। अब यहाँ प्रांतों का विभाजन, प्रांतों के बाद हमारे क्या हुए? हमारे विषय हुए, मतलब जिला हुए। ठीक है, जो छोटे छोटे हैं ये, इसको हमने क्या कहा? जिला कहा। जिला को यहाँ विषय के रूप में विषय नाम दिया गया। ठीक है, जिला को क्या नाम दिया गया? विषय। और इसका जो प्रमुख होता था वो विषयपति होता था। विषय, ठीक है। जिला के को चलाने के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद रहती थी। 4 सदस्यीय परिषद रहती थी, वो विषय परिषद कहलाती थी। क्या कहलाती थी? विषय परिषद। इस विषय परिषद में कौन कौन से शामिल रहते थे? पहला है प्रथम कह सकते हैं, इसमें शामिल हैं आपके श्रेष्ठ, सार्थवाह और प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ। ये 4 रहते थे।
श्रेष्ठ जो रहता था उसे व्यापारी मतलब पूंजीपतियों का प्रमुख कहा जाता था। पूंजीपति का प्रमुख। ठीक? सार्थवाह कहलाता था व्यापारियों का प्रमुख। व्यापारियों का प्रमुख। प्रथम कुलिक कहलाता था कारीगरों का प्रमुख। कारीगरों का प्रमुख। ठीक है। और प्रथम कायस्थ कहलाता था मुख्य लेखाकार। मुख्य लेखा। ठीक है। इस तरीके से परिषद के माध्यम से, ठीक है, परिषद के माध्यम से इसको चलाने का प्रयास किया जाता था। ठीक। इसमें 4 सदस्य रहते थे, श्रेष्ठ, सार्थवाह, प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ। ठीक। इसके नीचे जो इकाई थी वो ग्राम थी। ग्राम का प्रमुख यहाँ हम लिख दे रहे हैं। प्रशासनिक इसी तरीके से स्तरीकरण हमारे प्रशासन का आता है। इसमें ग्राम जो रहता है, ग्राम का जो प्रमुख रहता है वो ग्रामिक या ग्रामपति कहलाता था। विषय और गांव के बीच में एक और इकाई का पता चलता है, उस इकाई का नाम है पेट। यह कुछ ग्रामों का समूह। कुछ ग्रामों का, ठीक है, यह हमारा पेट कहलाता था। तो अब हम प्रशासनिक विभाजन देख लिए। साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन कैसा था? साम्राज्य को प्रांत में, प्रांत को विषय में, जिले को आपके ग्रामों में विभक्त किया जाता था। प्रांत 2 प्रकार के होते थे। ये सीमांत प्रांत होते थे जिसको भूक्ति कहा जाता था, और अन्य प्रांत को आपको क्या कहा जाता था? देश कहलाता था। ठीक है। देश के जो प्रशासक होते थे उसे उपरिक कहा जाता था। सीमांत के जो प्रांत होते थे उसके जो प्रशासक होते थे उसे गोप्ता कहा जाता था। विषय को विषय पथ चलाता था। उसका जो परिषद होता था विषय परिषद कहलाती थी। विषय परिषद में 4 लोग शामिल थे। एक श्रेष्ठ शामिल रहता था, एक सार्थवाह शामिल रहता था, एक प्रथम कुलिक शामिल रहता था, एक प्रथम कायस्थ शामिल रहता था। उसके नीचे की जो इकाई थी, सबसे नीचे की इकाई वो ग्राम कहलाती थी। ग्राम का प्रमुख ग्रामिक या ग्रामपति कहलाता था। कई ग्रामों का समूह पेट कहलाता था। ठीक है। और साम्राज्य के जो केंद्रीय स्तर पर हमने विभाजन आपको बताया था कि वहाँ पर किस तरीके के अधिकारी कौन कौन से कार्य को संपादित करते थे। अब हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य जैसी यहाँ पे भारी भरकम व्यवस्था प्रशासनिक हमको नहीं मिलती। वहाँ आप देखिए 18 महामात्य के साथ साथ 26 मजिस्ट्रेट की भी चर्चा आई है। अध्यक्षों की चर्चा, विभाग के अध्यक्षों की चर्चा की गई वहाँ, लेकिन वैसा भी प्रशासनिक अमला हमारे यहाँ दिखाई नहीं दे पड़ता है। ठीक है। अब हम इसके बाद छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हुए आगे चलते हैं। जैसे सैन्य प्रशासन है। ठीक है। अब सैन्य प्रशासन में आप देखते हैं सेना में कितने अंग थे। एक अंग, पहली बात तो पदाति होगा। पदाति का मतलब पद, जो पैदल सैनिक होते थे। फिर उसके बाद रथारोही, अश्वारोही, गजारोही, ये 4 प्रकार के सैनिक हमारे दिखाई देते हैं यहाँ पर। ठीक है। जो साधारण सैनिक रहते हैं सैन्य प्रशासन में, ठीक है, जो साधारण सैनिक है उसको चाट कहा जाता था। चाट क्या कहलाते थे? साधारण सैनिक। ठीक है। अश्वारोही के जो प्रमुख रहते थे, अश्वारोही
प्रमुख, उसको क्या कहा जाता था? अटाश्वपति। अटाश्वपति कहलाता था। जो गजारोही के, गजा मतलब हाथी, गजारोही के जो प्रमुख रहते थे वो चमूय कहलाते थे, चमूय कहलाते। ठीक है, इस तरीके से हम सैन्य प्रशासन में 4 भागों में बटा हुआ था। पैदल सैनिक है, अश्वारोही है, गजारोही है और रथ सैनिक। और ये आपके एक चीज ध्यान रखिएगा, चाट जो है वो साधारण सैनिकों को चाट कहा जाता था। दंड व्यवस्था के क्षेत्र में हम देखते हैं कि एक हमने शब्दावली पढ़ी महादंड नायक। ठीक है, तो दंड नायक, महादंड दंड नायक और सर्वदंड नायक, ये 3 प्रकार के न्यायाधीश हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, और दंड व्यवस्था में क्या था कि शूद्रों को, ठीक है, शूद्रों को किसी भी अपराध के लिए दंड अधिक दिया जाता था, ब्राह्मणों को औरों की अपेक्षा कम दंड प्रदान किया जाता था। यानी कि दंड व्यवस्था में भेदभाव यहाँ पर विद्यमान था। ठीक है, तो ये मेरा न्याय हो गया और इसके साथ साथ सैन्य व्यवस्था होगी। कर व्यवस्था में जरा देख लीजिए कर व्यवस्था कैसी थी। कर व्यवस्था जो भूमि कर रहता था, भूमि कर 2 प्रकार की थी। एक कर आपका था ऊपरी कर, ऊपरी कर, इसको भाग कर भी कहा जाता था, भाग कर। एक आपका रहता था उद्रंग कर, उद्रंग कर। ठीक है, ऊपरी कर जो है वो अस्थाई कृषकों से लिया जाता था, अस्थाई कृषकों से। ठीक है, और जो उद्रंग होता था वो अस्थाई कृषकों से लिया जाता था। अस्थाई जो कृषक होते थे उनसे जो कर लिया जाता था वह उद्रंग कर कहलाता था। और ऊपरी कर या भाग कर अस्थाई कृषकों से लिया जाने वाला कर था। यह कर 1/6, उपज का 1/6 भाग, यह कर उपज का 1/6 होता था। कर दोनों प्रकार से दिया जाता था। एक कर आपको नगद दिया जा सकता था और कर को अन्न के रूप में भी दिया जाने लगा था या दिया जाता था। जो नगद दिया जाता था उसे हिरण्य कहा जाता था। नगद को क्या कहा जाता था? हिरण्य, जो नगद कर है। और जो अन्न के रूप में है उसको मेय कहा गया है। मेय, अन्न के रूप में दिया जाने वाला कर, अन्न के रूप में। एक शब्द आपका आता है विष्टि, ये ध्यान रखिएगा। विष्टि जो है ये बेगार को कहा जाता है, यानी कि कोई काम करवा लिया जाए और उसका मेहनताना आपको न दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? विष्टि कहा जाता था। ठीक है, तो ये प्रकार के हमारे कर थे। और कर व्यवस्था के बाद हम आते हैं समाज में। ठीक है, समाज कैसा था उस समय का? देखिए, समाज में 4 भागों में बटा, 4 जातियों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, और इसके साथ साथ वर्ण संकर जातियां भी हमारे यहाँ समाज में मौजूद थी। वर्ण संकर जातियां कभी मैंने आपको उल्लेख कर दिया था कि जो जातियां अनुलोम या प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न हुई जातियां रहती थी उसे वर्ण संकर जातियां कहलाती थी। इसमें सर्वाधिक जो हे दृष्टि से देखा जाता था वह वर्ण संकर कौन थे? चांडाल, चांडाल या शूद्र पिता और ब्राह्मण स्त्री की संतान। ठीक है, माता यानी कि स्त्री किसकी थी? शूद्र, ब्राह्मण की, और पिता कौन रहता था? शूद्र रहता। तो उसकी जो संतान रहती थी उसे चांडाल कहा जाता था। ये सबसे हे रूप में यहाँ पर विद्यमान थी वर्ण संकर जातियां। ठीक है, वर्ण संकर। अब एक चीज इस पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पहली बार जो आपके कायस्थ वर्ग का उल्लेख, कायस्थ,
कायस्थ। कायस्थ आज हमारे समाज में, ठीक है, जैसे श्रीवास्तव है जो लाला लोग कहलाते हैं, श्रीवास्तव, वो कायस्थ। ये कायस्थ का उदय पहली बार हमको गुप्त काल में प्रकट होते हैं सब, ठीक है। ये चूंकि लेखन कला में माहिर रहते थे, इनको जो है लेखन का कार्य दिया जाता था, आपके हिसाब किताब रखने का कार्य दिया जाता था। तो ये कायस्थ शब्द का उल्लेख यहाँ पर आया है। इस शब्द का उल्लेख पहली बार, फर्स्ट टाइम, याज्ञवल्क स्मृति में किया गया। याज्ञ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे ही आता है, कायस्थ का उल्लेख सर्वप्रथम किस काल में हुआ, किसने किया? तो किसने किया था? याज्ञवल्क स्मृति में इस शब्द का उल्लेख हुआ। और जाति के रूप में, जाति के रूप में कायस्थ का उल्लेख रूप में, ठीक है, ओशनम स्मृति में, ओशनम स्मृति, ये दोनों स्मृति का नाम ध्यान में रखिएगा। जात के रूप में जात के रूप में आपका ओशनम स्मृति, और शब्द के रूप में, कायस्थ शब्द के रूप में याज्ञवल्क स्मृति। ये लेखा जोखा का कार्य रखते थे, हिसाब किताब रखते थे, ठीक है। तो इसका उल्लेख हमें पहली बार गुप्त काल में प्रकट होता है, ठीक है। समाज में, समाज का यही एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको यहाँ पर याद रखना है, वरना तो समाज परंपरागत रूप से धीरे धीरे शनय शनय आगे बढ़ता ही रहा, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स लगे रहे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो व्यवसाय थे लोगों के निर्धारित थे, उसमें शिथिलता आने लगी। ब्राह्मण को जैसे यज्ञ करना, दान देना, ये सब कार्य थे, इसमें शिथिलता आने लगी। अब ब्राह्मण जो क्षत्रिय वर्ग के कार्यों को भी अपनाने लगा। आपने वाकाटक और वाकाटक के साथ साथ आपने कदम वंश, ये दोनों वंश के शासकों को ब्राह्मण, ये दोनों वंश के शासक जो है ब्राह्मण थे, यानी कि जो क्षत्रिय कर्म था उसको ब्राह्मण अपनाने शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर व्यवसाय के स्तर पर शिथिलता हमको प्रकट होती है। ब्राह्मण दूसरा कार्य, क्षत्रिय वर्ग का कार्य, क्षत्रिय वैश्य वर्ग का कार्य, शूद्रों की स्थिति काफी पतित हुई, मतलब और गिरी, ठीक है, और वैश्यों की भी स्थिति में गिरावट हुई, ठीक है, इस काल में। तो आपको बस इतना मोटा मोटा जानते रहिए, है ना, क्योंकि बहुत गहराई के क्वेश्चन इसमें आने नहीं है आपके आरओ में, ठीक है। लेकिन इतना अगर आपको आउटपुट पता रहेगा तो आप वहाँ के समाज के बारे में एक अंदाज़ा लगा लेंगे, ठीक है, कि उनके व्यवसाय के स्तर पर शिथिलता हमको दिखाई देती है, ठीक है। और ब्राह्मण दूसरे वर्ग का कार्य, क्षत्रिय दूसरे वर्ग का कार्य, वैश्य दूसरे वर्ग का कार्य अपनाना शुरू कर दिए थे। समाज में बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। अंतरजातीय विवाह भी होते थे लेकिन बहुत नहीं होते थे। दास प्रथा का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो दास प्रथा भी हमारे यहाँ उस समय विद्यमान थी। पर्दा प्रथा नहीं थी, ठीक है, पर्दा प्रथा उस समय नहीं थी। सती प्रथा का उल्लेख का साक्ष्य आपको मैंने बताया ही 510 ईस्वी में केरल अभिलेख में आपको प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये सती प्रथा विद्यमान थी वहाँ पर। तो ये हमारे समाज के जो सामाजिक स्थिति गुप्त काल में थी उसको हमने देख लिया, राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति देख लिया, ठीक है। और आर्थिक के रूप में हमने जो चर्चाएं थोड़ी सी कर ली कि कर व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य में क्या होता था कि व्यापार अंतः जो क्षेत्रीय व्यापार और बाह्य क्षेत्रीय व्यापार दोनों थे। यहाँ एक व्यापार के क्षेत्र में ये गिरावट ये आती है कि जो हमें रेशम के मार्ग का व्यापार कुषाण शासन काल में था, ठीक है। चीन से लेकर आप यहाँ से देखते हैं, चीन से लेकर कश्मीर होते हुए मध्य एशिया तक जाता था। यह व्यापार पतित हो गया, मतलब पतन हो गया इस व्यापार का, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या हुआ कि व्यापार मुख्यतः चीन के साथ, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ और थोड़े से पश्चिम के देशों के साथ व्यापार होता था।
जो वह व्यापार होते थे। मुख्यतः व्यापार किसके साथ रहा? चीन के साथ। और चीन के बाद दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में कौन? जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, यही सब दक्षिण पूर्व एशिया के देश आते थे। इस चीन के साथ व्यापार में श्रीलंका जो है बिचौलिया का भूमिका निभाता था। श्रीलंका वह बिचौलिया का भूमिका निभाता था। ठीक है, यहाँ बंदरगाहों में नीचे के जो आपके उस समय मुजरिस, अरकामेड, जो कुषाण वंश के शासकों या मौर्योत्तर काल में मुजरिस, अरकामेड, कावेरीपत्तनम जो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, उन बंदरगाहों का यहाँ पतन होता है। और यहाँ ताम्रलिप्ति, यह किस क्षेत्र का? आपका पूर्वी क्षेत्र का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति। और इसके साथ साथ